तो हम लोग अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हीट इंजन एंड सेकेंड लॉ। तो हीट इंजन्स में मोस्टली तो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ही है, लेकिन क्योंकि हीट इंजन्स में थोड़ा बहुत सेकंड लॉ भी अप्लाई होता है, इसलिए इसको जनरली मोस्ट टेक्स्ट बुक्स दे क्लासिफाई इट इन सेपरेट चैप्टर। तुम्हारा जितनी पॉपुलर जैसे टेक्स्ट बुक्स हैं फिजिक्स की, सर्वे हो गई या फिर क्या कहते हैं तुम्हारा यंग एंड फ्रीडमैन, सब इसको सेकेंड लॉ प्लस हीट इंजन्स अलग चैप्टर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग डिफाइन करते हीट इंजन होता क्या है। तो इंजन तो सब लोगों ने सुना ही हुआ है कि इंजन करता क्या है, मालूम भी आइडिया कि इंजन क्या करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है और वर्क आउटपुट देता है, इज इट नॉट। तो हीट इंजन की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, एन इंजन इज अ डिवाइस विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम अ रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर एंड कन्वर्ट्स अ पोर्शन ऑफ इट इनटू वर्क व्हाइल रिजेक्टिंग अ पोर्शन ऑफ इट टू अ कोल्ड रिजर्वायर। तो कोई भी इंजन होगा तो किसी हॉट सोर्स से हमेशा हीट लेगा और किसी कोल्ड सोर्स को हमेशा हीट रिजेक्ट करेगा। तो जैसे नॉर्मली तुम्हारा ऑटोमोबाइल इंजन ही है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट्स नॉट अ साइक्लिक इंजन, क्योंकि बार बार एयर जो है फ्रेश एयर ये लेता है। बाकी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग साइक्लिक इंजन में फ्लूइड चेंज नहीं होना चाहिए, सेम फ्लूइड ही बार बार गर्म होना चाहिए और सेम फ्लूइड ही बार बार ठंडा होना चाहिए, और इस प्रोसेस के बीच में वो वर्क आउटपुट देना चाहिए। तो अभी क्या होगा, जैसे नॉर्मली मान लो अपना जो ऑटो इंजन है, यानी जो नॉर्मल तुम्हारा ऑटोमोबाइल के अंदर इंजन यूज होता है, उसके अंदर एयर को गर्म कैसे करते हैं, फ्यूल जलता है तो एयर गर्म होती है, उससे एयर एक्सपैंड होती है, एयर एक्सपैंड होती है बर्न फ्यूल प्लस एयर एक्चुअली तो इंटरनल कंबशन इंजन में। तो वो पिस्टन को धक्का देती है, पिस्टन को धक्का देती है तो पिस्टन आगे जाके जो तुम्हारा एक्सेल होता है, एक्सेल के ऊपर टॉर्क लगता है, उसकी वजह से अंदर तुम देखोगे तो अरेंजमेंट देयर समथिंग कॉल्ड अ क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट को धक्का लगता है जिससे क्रैंक शाफ्ट के ऊपर टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क से क्या है हमारा ऑटोमोबाइल एक्सेलरेट कर सकता है, समझ गए कि नहीं। तो और उसके बाद क्या होता है, जो हॉट गैसेस होती हैं वो एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हो जाती है, इट नॉट। तो इट एक्सेप्टेड हीट एंड इट रिजेक्टेड हीट एंड इन द प्रोसेस इट गिव आउट सम वर्क, समझ में। तो ये हमारा इंजन का बेसिक पर्पज है, ठीक है। तो इट रिजेक्ट समथिंग टू कोल्ड रिजर्वायर। द स्कीमेटिक ऑफ अ सिंपल इंजन इज एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। तो ये हमने स्कीमेटिक यहाँ पे बना रखा है, देख सकते हो यहाँ पे। ये मेरा वर्किंग फ्लूइड है जिसको हीट इंजन मतलब हम कह रहे हैं। यहाँ पे कोई वर्किंग फ्लूइड है जिसमें हीट हमारी गई, इस वर्किंग फ्लूइड ने कुछ वर्क किया और फिर कुछ कोल्ड रिजर्वायर को हीट रिजेक्ट हो गई, समझ गए, ठीक है। तो QH हमारा हीट एंटर हुआ, QH मॉड बोल रहे हैं, और जो रिजेक्टेड हीट है उसको QC मॉड बोल रहे हैं, क्योंकि रिजेक्टेड हीट वैसे अगर फर्स्ट लॉ के हिसाब से देखो तो नेगेटिव साइन का होता है, तो इसलिए QC मॉड अक्सर लिख देते हैं टू से दैट इतना रिजेक्ट हुआ। या तो बोलो Q -5 जूल है या फिर बोलो Q मॉड 5 जूल है, एक ही बात है, समझ गए कि नहीं। रिजेक्टेड हीट तो 5 जूल ही बोलोगे ना, उसको -5 जूल तो नहीं बोलोगे, तो इसलिए QC मॉड लगा देते हैं, समझ गए। QH के ऊपर मॉड लगाने की नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन इसमें लगा रखा है, तो ठीक है, ओके। तो typically any engine will have a working fluid which will be undergoing various thermodynamic processes in order to achieve the objective of the engine. In practice, engine might absorb heat not just at a single temperature but at multiple temperatures. तो हम जो मेजॉरिटी इंजन जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम ऐसा मानेंगे कि हीट जो जा रही है इंजन में वो सिंगल टेम्परेचर पे ही जा रही है। ऑल्दो इन प्रैक्टिस हम ऐसे इंजन बना सकते हैं जिसपे सिंगल टेम्परेचर की जगह मल्टीपल टेम्परेचर इन्वॉल्व हो, और मल्टीपल टेम्परेचर वाले इंजन भी हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में हम लोग डील करेंगे। बट इंजन का पर्पस क्या समझ में आया ना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है। तो इंजन की एफिशिएंसी देखो, किसी भी चीज की एफिशिएंसी क्या होती है कि उसका आउटपुट क्या और उसका इनपुट क्या है, इज इट नॉट। तो इंजन में पर्पस क्या था हमारा, पर्पस तो था हमारा वर्क आउटपुट, राइट। और हमारा खर्चा क्या हो रहा है, जो हमारा हॉट रिजर्वायर से हीट ले रहा है वो हमारा खर्चा है, ठीक है। इंजन जो रिजेक्ट कर रहा है वो मेरे किसी काम का नहीं है। अगर मैंने हॉट रिजर्वायर से उसको 100 जूल दिया, मेरा फ्यूल अगर 100 जूल का बर्न हुआ तो उसने एटमॉस्फेयर को 10 जूल रिजेक्ट किया, तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि 100 जूल मैंने लिया और इंजन ने 10 जूल दे दिया तो 90 जूल ही गया, ऐसा नहीं बोल सकते। वो 10 जूल मेरे किसी काम का नहीं। अदरवाइज तो इंजन, हर इंजन की एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर साइक्लिक प्रोसेस कर रहे हो, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू तो जीरो ही होगा, इज इट नॉट। जिस स्टेट से चले हो, गैस साइकिल पूरी करके उसी स्टेट पे वापस आ गई तो डेल्टा यू तो जीरो ही होगा। इसका मतलब क्या, डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा किसी भी साइकिल में, इज इट नॉट। नेट समेशन ऑफ डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू नेट समेशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। तो अगर डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू बोलोगे तब तो 100% एफिशिएंसी हो जाएगी, लेकिन ऐसे डिफाइंड नहीं है। हमको हीट कौन सी कंसिडर करनी है, जहां मेरा खर्चा हो रहा है बस वही हीट, जहां पे सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहे हीट बस उसी को डिनोमिनेटर में रखना है। जहां पे सिस्टम मेरे को हीट दे रहा है, मेरे को नहीं दे रहा एक्चुअली, तो एटमॉस्फेयर को दे रहा है, तो उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। समझ में आई बात की नहीं। तो अब इसका मतलब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड फ्रॉम हॉट रिजर्वायर, ठीक है। अब वर्क आउटपुट को मैं क्या लिख सकता हूं, तो वर्क आउटपुट को मैं लिख सकता हूं हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, इज इट नॉट। मान लो मैंने 100 जूल दिया और 10 जूल रिजेक्ट कर दिया, तो वर्क आउटपुट क्या होगा, 90 जूल हो जाएगा, 90 जूल हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं।
तो इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं QH माइनस QL, QL मतलब लोअर टेम्परेचर, उसको QC भी लिखते हैं QL भी लिखते हैं, दोनों चलेगा। तो आगे से जैसे पूरे थ्रू आउट नोट्स जहां पे भी QL या QC आ रहा है उसका मतलब है कि रिजर्वायर एट कोल्डर टेम्परेचर की बात हो रही है। तो हीट एक्सेप्टेड फ्रॉम रिजर्वायर एट हॉटर टेम्परेचर माइनस हीट रिजेक्टेड टू द रिजर्वायर एट कोल्डर टेम्परेचर, ये मेरा वर्क आउटपुट हो गया, डिवाइडेड बाय हीट गिवन टू द सिस्टम एट हॉट टेम्परेचर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके ये क्या आ गया 1 माइनस QL बाई QH, QC बाई QH बोलो या QL बाई QH। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया ना एफिशिएंसी कैसे डिफाइंड है इंजन की। Here QL is the heat rejected by the working fluid to the colder reservoir। Q कैपिटल L और स्मॉल l कोई अलग नहीं है, सेम ही है। ठीक है, या फिर एटमॉस्फेयर, सिंस इन वन कंप्लीट साइकिल डेल्टा U इज 0, इसलिए डेल्टा W को QH माइनस QL लिख सकते हैं। साइंड वैल्यू लिखोगे तो फिर प्लस लिखते, लेकिन यहाँ पे हमने मॉड वैल्यू लिखी है इसलिए माइनस लिखा, रिजेक्टेड कर दिया हमने क्योंकि। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। इसके बाद जो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ ये डायरेक्टली एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है और ये इंपॉर्टेंट है कि ये सिलेबस में है जेई के। सेकेंड लॉ बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ये स्टेटमेंट हमारी इट्स वेरी मच इन द जेई सिलेबस। इनफैक्ट 2 ही स्टेटमेंट्स हैं जो जेई के सिलेबस में हमारे, तो उनमें से वन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ इज दिस, ये हीट इंजन से रिलेटेड स्टेटमेंट है। क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग इन अ साइकिल which produces no other effect than input of energy by heat from a reservoir and doing an equal amount of work। मतलब ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो सिर्फ हॉट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब करे और उतना का उतना वर्क कर दे विदाउट रिजेक्टिंग एनीथिंग टू कोल्डर रिजर्वायर। ऐसा साइक्लिक इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कोई साइक्लिक इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसका सोल इफेक्ट क्या हो कि हॉट रिजर्वायर से उसने हीट एब्जॉर्ब की और जितनी भी हीट एब्जॉर्ब की उतना का उतना उसने वर्क आउटपुट दे दिया। और साइक्लिक इंजन इसका मतलब गैस जो है वापस सेम स्टेट में वापस भी आ गई। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात क्या है, साइक्लिक इंजन की बात हो रही है। हाँ, साइकिल में नहीं ऑपरेट करा तो होता ही है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जितना भी हीट सप्लाई करते उतना ही तो वर्क आउटपुट होता है। लेकिन अगर तुमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया तो साइकिल कंप्लीट नहीं हुई। आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगर तुमने कर दिया तो नई स्टेट कुछ और है, इनिशियल स्टेट कुछ और थी, तो इट्स नॉट अ साइक्लिक इंजन इन दैट केस, राइट। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस से एक्सपेंशन किया और आइसोथर्मल कंप्रेशन कर दिया तो फिर वर्क आउटपुट 0 हो जाएगा उस केस में, इज इट नॉट, क्योंकि एक्सपेंशन में पॉजिटिव वर्क होगा और कंप्रेशन में उतना ही नेगेटिव वर्क हो जाएगा, है ना। तो साइकिल में ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो जितना भी हीट अब्सॉर्ब कर रहा है हाई टेम्परेचर से उसको 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे। ऐसा इंजन बनाना असंभव है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। ये हमारी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके, तो क्या लिखा हमने, इट इज इम्पॉसिबल, ये तो स्टेटमेंट हो गई हमारी। इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ मोर जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। तो ये कहां से आ रहा है, ये एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से आ रहा है जिसके बारे में अपनी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा बोलती नहीं, बहुत ज्यादा क्या कुछ भी नहीं बोलती एंट्रोपी के बारे में, which roughly says that thermodynamic systems spontaneously go from statistically less probable state to a statistically more probable state. If a perfect engine were possible, then it would spontaneously be creating ordered energy or work from a disordered energy. Think of randomness of motion in particles of furnace or hot gas. तो ये बात थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बात है। ऑर्डर्ड एनर्जी और डिसऑर्डर्ड एनर्जी क्या है? तो हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी क्या है, बेसिकली रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स होता है, ½ kT पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इन दैट सेंस इट इज डिसऑर्डर्ड एनर्जी। हीट जो है हमारी डिसऑर्डर्ड एनर्जी है, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स है, इज इट नॉट। वेयरएज पिस्टन के ऊपर वर्क हुआ तो पिस्टन के सारे पार्टिकल्स एक ही तरह से मार्च कर रहे हैं, इज इट नॉट। पूरा क्रिस्टल है, समझो पिस्टन कोई लोहे का क्रिस्टल है, तो उसके सारे के सारे पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में कोऑर्डिनेशन में मार्च कर रहे हैं, इज इट नॉट। तो ये ऑर्डर्ड एनर्जी है, इज इट नॉट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो डिसऑर्डर्ड एनर्जी है वो 100% ऑर्डर्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। वो स्टैटिस्टिक्स का जो स्टैटिस्टिकल फॉर्मुलेशन है हमारा सेकेंड लॉ का, उसको वायलेट कर देगी। तुम्हें मालूम है कि नॉर्मली एंट्रोपी हमारी बढ़ यानी सिस्टम गोज फ्रॉम अ स्टैटिस्टिकली लेस प्रोबेबल स्टेट टू अ मोर प्रोबेबल स्टेट। तो अगर एनर्जी को तुम कंसंट्रेट कर रहे हो तो वो फेवरेबल नहीं है, एक्चुअली अपने आप नेचुरल नहीं है। तो ऑर्डर्ड एनर्जी को, मैंने डिसऑर्डर्ड एनर्जी को 100% ऑर्डर्ड एनर्जी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एक तरह से ये एंट्रोपी वाला फॉर्मुलेशन है। ठीक है, बाकी याद हमें यही रखना है, जेई के पर्पज से सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखनी कि परफेक्ट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। परफेक्ट इंजन मतलब जो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट करते विदाउट रिजेक्टिंग एनीथिंग टू रिजर्वायर एट कोल्डर टेम्परेचर, एट द सेम टाइम वर्किंग फ्लूइड वापस इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए, यानी साइक्लिक इंजन बनाने का पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो ये इम्पॉसिबल हीट इंजन है, ये इम्पॉसिबल हीट इंजन। यहाँ पे हॉट रिजर्वायर से TH पे इसने QH एक्सेप्ट किया, उतना ही वर्क दे दिया, एंड देयर इज नथिंग एट
कोल्ड रिजर्वायर, नथिंग रिजेक्टेड टू द कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो क्या है, एन इंजन ट्रांसफर्स 2 into 10 to the power 3 जूल ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर ड्यूरिंग अ साइकिल एंड एग्जॉस्ट 1.5 into 10 to the power 3 जूल टू द रिजर्वायर एट कोल्ड टेम्परेचर। तो पार्ट ए क्या है, इंजन की एफिशिएंसी निकालनी है। पार्ट बी क्या, व्हाट इज द वर्क आउटपुट ड्यूरिंग वन साइकिल। और पार्ट सी क्या, व्हाट इज द पावर आउटपुट इफ द इंजन ऑपरेट्स एट 2000 आरपीएम। 2000 आरपीएम मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो एक मिनट में कितनी साइकिल्स हो रही है, 2000 साइकिल्स हो रही है, समझ गए। और एक साइकिल का मतलब है, मतलब जिस स्टेट से स्टार्ट हुई गैस उस स्टेट में वापस इतनी बार आ गई है, एक मिनट में 2000 बार वो गैस जो अपनी स्टेट में वापस आ गई, समझ गए। तो खुद से ट्राई करो इसको, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। हो जाए तो बोल दो, सिंपल ही है। तो सिंपल ही है, यहाँ पे देखो एफिशिएंसी तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने लिखा था 1 - QL mod अपॉन QH। तो QL mod मेरा 1.5 into 10 to the power 3 जूल दे रखा है और QH हमें 2 into 10 to the power 3 दे रखा है। तो बस सब्ट्रैक्ट कर दिया, इंजन की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी 25%। ओके ठीक है। तो वर्क आउटपुट कितना हो जाएगा पर साइकिल, तो जितना हॉट रिजर्वायर से लिया माइनस जितना कोल्ड रिजर्वायर को दे दिया, इतना वर्क आउटपुट पर साइकिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, तो क्या आ गया 500 जूल पर साइकिल, एक साइकिल में 500 जूल, ठीक है। अब पावर आउटपुट क्या होता है, पावर होता है हमारा वर्क डन पर यूनिट टाइम। इंजन का पावर आउटपुट क्या होता है, वर्क डन बाय द इंजन पर यूनिट टाइम। तो अभी इंजन का टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, एक साइकिल में वर्क तो हमें पता है 500 जूल कर रहा है। अब इंजन का टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो 2000 आरपीएम हमारी ओमेगा है। तो आरपीएम को अगर मैं रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, ओमेगा इंटू जो भी दे रखी है 2000 आरपीएम इंटू 2 पाई, उतना तो रेडियंस हो जाएगा, ठीक है। और पर मिनट है तो पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। और फिर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ये देख रखा है ना हम लोगों ने, एसटीएम में देखा या फिर कॉमन सेंस की ही बात है, ठीक है। ओमेगा से समझ गए कि नहीं। तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा है, तो पावर क्या है डेल्टा ओमेगा, यानी डेल्टा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो वो क्या हो गया ओमेगा बाय 2 पाई इंटू वर्क डन। तो ओमेगा कितनी है 2000 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय ये 2 पाई एज इट इज और इंटू 60, क्यों मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये तो मेरा टाइम पीरियड हो गया, सॉरी ये टाइम 1 अपॉन टाइम पीरियड हो गया इंटू 500। तो ये मेरे पास क्या आ गया 1.7 इंटू 10 to the power 4 वॉट। इतने वॉट का इंजन आ गया हमारे पास, समझ गए। क्लियर है सभी को, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं अभी, ओके। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं हीट पंप्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। तो इट टर्न्स आउट कि जैसा इंजन का फंक्शन होता है, इंजन का क्या फंक्शन होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कुछ वर्क आउटपुट देता है और कोल्ड रिजर्वायर को कुछ हीट रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का क्या काम होता है, रेफ्रिजरेटर उल्टा काम करता है, सब्जियां जो ठंडी है उनको और ठंडा करता है, इज इट नॉट। रेफ्रिजरेटर का अंदर का चैम्बर ठंडा है और अंदर के चैम्बर से हीट एक्सट्रैक्ट करनी है उसको, इज इट नॉट। इट एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम रिजर्वायर एट कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। और रिजेक्ट किस पे करता है, वो हॉट रिजर्वायर पे रिजेक्ट करता है। रूम देखा ना, रेफ्रिजरेटर के पीछे कॉइल्स होती है, उससे हीट रिजेक्ट कर रहा होता है। तो इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर, डज सम वर्क ऑन इट। कंप्रेसर जैसे बिजली चालू रहती है तो कंप्रेसर वर्क करता है कि नहीं, गैस को बार बार कंप्रेस करता है। तो इसमें वर्क आउटपुट की जगह वर्क इनपुट हो रहा है, समझ गए। वर्क इनपुट लेता है और लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे हीट को पंप कर देता है, ठीक है। तो अब इसमें सेम ही डिवाइस को मैं चाहूं तो रेफ्रिजरेटर बोल सकता हूं, सेम ही डिवाइस को मैं चाहूं तो हीट पंप बोल सकता हूं। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेरे लिए ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को रूम को गर्म करना है, लेट अस से आई वांट टू हीट माय रूम, तो उसी फ्रिज को मैंने ऐसे यूज कर रखा है कि मेरा कमरा गर्म हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा फ्रिज को, तो मतलब ठीक है समझ गए। तो या एसी है, जैसे एसी को मैं उल्टा करके लगा दूं, देखा ना स्प्लिट एसी में 2 यूनिट्स होती हैं, एक यूनिट तो कमरे में ठंडी हवा फेंक रही होती है और जो बाहर स्प्लिट यूनिट होती है वो बाहर गर्म हवा फेंक रही होती है, देखा है कि नहीं, उसके फैन से गर्म हवा निकल रही होती है। अब मान लो ठंडा मौसम है तो मैं इसको उल्टा करके लगा सकता हूँ, एसी का जो ठंडा वाला यूनिट है उसको बाहर रख दूं और जो स्प्लिट यूनिट है बाहर वाला उसको मैं अंदर रख दूं, तो वो कमरे को गर्म करने के काम आ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं। तो ऑब्जेक्टिव नॉर्मल एसी में तो हमारा ठंडा साइड हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसको हम रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलेंगे। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव कमरे को ठंडा करने का है तो उसको रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलेंगे। और मेरा ऑब्जेक्टिव अगर गर्म वाली साइड से मेरा सर्व हो रहा है, हॉट साइड से सर्व हो रहा है, तो उसी को मैं हीट पंप बोलूंगा, समझ गए। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर साइकिल्स अलग अलग नहीं होती, सेम साइकिल होती है, बस यूजफुल ऑब्जेक्टिव जो है हमारा चेंज हो जाता है। अगर यूजफुल ऑब्जेक्टिव ठंडी वाली साइड पे है तो वील कॉल इट अ रेफ्रिजरेटर, और यूजफुल ऑब्जेक्टिव हमारा गर्म वाली साइड से सर्व हो रहा है तो वी कॉल इट अ हीट पंप। समझ में आई बात की नहीं। तो क्या लिखा हमने,
फ्रॉम एनर्जी एंड वर्क फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू अ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ एन इंजन। तो यहाँ पे देख सकते हो हीट पंप के लिए क्या है, यहां से वर्क इनपुट हो रहा है, उससे तो वर्क आउटपुट हो रहा था, यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड के ऊपर वर्क कर रहे हैं हम कंप्रेसर से एक्सटर्नल, ठीक है। और यहाँ पे कोल्ड रिजर्वायर से ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और हॉट रिजर्वायर पे हीट को रिजेक्ट कर रहा है। समझ गए? ब्लॉक डायग्राम क्लियर है ना रेफ्रिजरेटर या हीट पंप का? आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। तो क्या लिखा, while in an engine the purpose is to get some work by absorbing heat from a reservoir at high temperature and rejecting some heat to reservoir at cold temperature. In the heat pump the purpose is to pump heat from a reservoir at colder temperature and rejecting it to a reservoir at high temperature by doing some work on the system. Clear है? ठीक है। The same system may be called a refrigerator or a heat pump depending on the purpose. If the purpose is to cool something, then QL side is the useful for us and the system is considered as refrigerator. However, if the purpose is to heat something, QH side is useful for us. We consider the system as a heat pump. For instance, a commonplace household refrigerator heats the room by extracting heat from vegetables and rejecting it to the room by utilizing the compressor work. ठीक है, देखा है ना compressor work करता है। कई बार बीच बीच में एसी का भी कंप्रेसर कभी कभी ऑफ हो जाता है और कई बार फिर चालू होता है, तो यू कैन हियर द साउंड चेंज। एसी भी मतलब लगातार कॉन्टिन्यूस नहीं ऑपरेट करता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है कंप्रेसर इट किक्स इन एंड यू कैन हियर द चेंज इन साउंड ऑफ द एसी, ठीक है। तो कंप्रेसर वर्क करता है गैस के ऊपर। इफ द पर्पस हियर इज वर टू हीट द रूम वी कुड कंसिडर रेफ्रिजरेटर एज द हीट पंप। तो रेफ्रिजरेटर का फंक्शनिंग क्या है, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम दिखा रखा है। तो यहाँ पे देखो ये एक्चुअल रेफ्रिजरेटर जैसे ऐसा ही होता है ना एक्चुअल रेफ्रिजरेटर। इसमें क्या लगा हुआ है, देखो यहाँ पे ये कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है। तो कंप्रेसर ने क्या किया, गैस को कंप्रेस कर दिया, तो ये जो है हमारा हॉट हो गया, ठीक है। ब्लू कलर से ये मत सोचना ठंडा हो गया, ये इन्वर्टेड कलर्स में है पूरा मेरा पीडीएफ जो। तो यहाँ पे जो है ये हॉट हो गई गैस, कंप्रेसर ने गैस को कंप्रेस कर दिया, तो ये हॉट गैस है। और पीछे ये जो अरेंजमेंट लगा है ना, ये सर्पेंटाइन ऐसे करके ऐसे, दिस इज कॉल्ड हीट एक्सचेंजर, इसको हीट एक्सचेंजर कहते हैं। तो ये गर्म गैस इसके अंदर जा रही है, बट इसका और यहाँ पे ग्रिड क्यों लगा रखी है, ग्रिड जो होती है ये कंडक्टिंग मेटल की ग्रिड है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा हीट जो है कमरे को जल्दी से जल्दी रिजेक्ट कर सके। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है, हीट ट्रांसफर में हम लोग पढ़ेंगे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी जल्दी ये हीट को रिजेक्ट करेगा। इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा कार के अंदर रेडिएटर जो होता है, रेडिएटर के अंदर भी फिन्स होते हैं, देखा कार के अंदर ऐसे हॉरिजॉन्टल पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, अगर ध्यान से देखोगे ग्रिल के अक्रॉस पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं बहुत सारी, ताकि इंजन जल्दी से ठंडा कर सके। सरफेस एरिया उतना लार्ज होगा, जितना ज्यादा स्ट्रिप्स होंगी हमारी सरफेस एरिया उतना लार्ज होगा, तो इसलिए पतली पतली स्ट्रिप से रेडिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो पीछे ग्रिड लगी है, ताकि जल्दी से जल्दी वो हीट को रूम को रिजेक्ट कर सके। तो यहाँ से हॉट कॉम्प्रेस्ड गैस आ रही है, जो कि धीमे धीमे करके रूम टेम्परेचर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रही है, रूम को हीट रिजेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, याद है थ्रॉटलिंग प्रोसेस, जूल थॉम्सन कल मैंने बताया था। तो जूल थॉम्सन थ्रॉटलिंग से क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये तो रियल गैस है ना, आइडियल गैस तो है नहीं, आइडियल गैस में तो सेम टेम्परेचर रहता है, लेकिन रियल गैस को थ्रॉटल करेंगे तो हम लो टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है ना। तो अब ये ठंडी हो गई गैस, अब ये ठंडी गैस हो, ये अभी ये फ्रीजर के ऊपर से ये ठंडी गैस जा रही, तो रेड कलर में जो दिख रहा है ये ठंडा है, ठीक है, ठीक है, इन्वर्टेड कलर्स में ऐसा। बट अदरवाइज भी सोच सकते हो, ब्लू कलर जो होता है हमारा हाई एनर्जी रेडिएशन होती है, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी रेडिएशन होती है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं एक्यूरेट ही है। रेड कलर ठंडा होता है और ब्लू कलर गर्म होता है। हॉटेस्ट स्टार्स आर ब्लूइश, आई मीन व्हाइट हो जाते हैं वैसे तो, बट ब्लू फ्लेम इज द हॉटेस्ट, ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। रेड फ्लेम इज द कोल्डेस्ट। तो ये अभी ठंडा गैस जो है ये फ्रीजर के अराउंड जा रहा है, समझ गए, फ्रीजर के अराउंड ऐसे करके कॉइल्स लिपटी होंगी। उसके बाद फ्रीजर को ठंडा करके फिर वही गैस जो है अभी एक्सपैंडेड गैस वापस हमारा कंप्रेसर के अंदर इनपुट हो जाएगा। अब कंप्रेसर फिर से इसको कंप्रेस करके फिर से इसी साइकिल को बार बार रिपीट करेगा। तो दिख रहा है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इट इज रिजेक्टिंग सम हीट टू द रूम। और कहाँ से आ रही है हीट, वो दो का कॉम्बिनेशन है, एक तो कंप्रेसर वर्क के एक्सपेंस पे आ रही है वो हीट, और एक वेजिटेबल से जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा बाहर जा रहा है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और इसी का यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिखा रखा है, तो एक ही बात है, इसको दोबारा से, यहाँ पे कंप्रेसर है, यहाँ पे ये हॉट लिक्विड जो है यानी ये रूम को जा रहा है, कंडेंसर बोल दो, और फिर उसके बाद एक्सपैंड करके यहाँ पे ठंडा जो है ये फ्रिज के अंदर जा रहा है, फिर उसके बाद ये रूम के गर्म जा रहा है। समझ में आया सभी को? तो हीट जो है नेचुरली हमेशा कैसे फ्लो करती है, नेचुरली हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। तो होता क्या है, एक्सपेंशन के बाद जो इसका टेम्परेचर होता है गैस का, इट इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ द वेजिटेबल्स इन द केबिन।
वेजिटेबल्स या फिर तुम्हारा जो भी आइसक्रीम वगैरह जमने रखी है फ्रीजर में, तो फ्रीजर के टेम्परेचर से कम होता है इस गैस का टेम्परेचर, तो इसीलिए वो फ्रीजर से हीट को और फर्दर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में बात की नहीं? और ठंडा क्यों हो जाता है? वो जूल थॉमसन एक्सपेंशन की वजह से ठंडी हो जाती है गैस, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन जब करते हो। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगली स्टेटमेंट, वापस डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर है, क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। तो ये भी अपना जेईई एडवांस के सिलेबस में है, एनसीईआरटी की दोनों स्टेटमेंट्स हमको याद होनी चाहिए। तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या थी? पहले जो सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट थी उसका क्या नाम था? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक ने इंजन की बात की थी, क्लॉसियस ने रेफ्रिजरेटर की बात की है। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या थी हमारी? कि परफेक्ट इंजन पॉसिबल नहीं है, और क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है? परफेक्ट रेफ्रिजरेटर पॉसिबल नहीं है। क्या है स्टेटमेंट? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन वर्किंग इन अ साइकिल whose sole effect is to transfer energy continuously by heat from an object at low temperature and rejecting it to an object at higher temperature without input of energy by work। मतलब ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाना पॉसिबल नहीं है जो स्पॉन्टेनियसली ठंडे टेम्परेचर से गर्म टेम्परेचर पे हीट को पंप कर दे विदाउट एब्जॉर्बिंग एनी वर्क। नहीं तो कितना मजा आता, हम लोगों को बिजली खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम एक पतीला लें और ऐसी कोई मशीन है तो उस पतीले के अंदर पानी भरा हुआ है, तो नीचे आइस जम गई और ऊपर बॉइलिंग वाटर मिल गया, दोनों काम हो गए। इज इट नॉट? ऑल्दो फर्स्ट लॉ से कोई इम्पॉसिबल नहीं है, टोटल हीट फर्स्ट लॉ थोड़ी ना वायलेट होगा इस प्रोसेस में। फर्स्ट लॉ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, इधर से हीट ली तो साइमल्टेनियसली बर्फ जम गई और इधर बॉइलिंग वाटर आ गया, तो टोटल हीट तो कंजर्व ही है, तो फर्स्ट लॉ वायलेट नहीं होगा। लेकिन सेकेंड लॉ फॉरबिड करता है इसको। ये जो स्टेट है ये स्टैटिस्टिकली मच लेस प्रोबेबल है एज कंपेयर टू स्टेट इन विच द होल थिंग इज लिक्विड। समझ गया कि नहीं? एज कंपेयर टू कि उसी पानी के अंदर कुछ आइस बन जाए और कुछ जो है हमारा बॉइलिंग वाटर बन जाए, उससे ज्यादा एक्सपोनेंशियली लार्जर प्रोबेबिलिटी होगी जो सारा का सारा लिक्विड फॉर्म में रहेगा। समझ में आई बात की नहीं? तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि ऐसा हीट पंप जो दिख रहा है स्कीमेटिक कैसे बना रखा है, जो कोल्ड रिजर्वायर से हीट ले रहा है और हॉट रिजर्वायर को रिजेक्ट कर दे रहा है और कुछ भी वर्क इनपुट कुछ भी है ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लॉसियस इज अबाउट रेफ्रिजरेटर। याद रहेगा क्लॉसियस किसकी है? रेफ्रिजरेटर की स्टेटमेंट है क्लॉसियस। ठीक है, कैसे याद करोगे देख लो, क्या निमोनिक बनाओगे वो देख लो, बट याद रखना कौन सी क्लॉसियस है और कौन सी केल्विन प्लैंक है। केल्विन प्लैंक इंजन की स्टेटमेंट है और क्लॉसियस रेफ्रिजरेटर की स्टेटमेंट है ना? हाँ, सी फॉर कोल्ड ऐसे याद रख सकते हो, सी फॉर क्लॉसियस एंड सी फॉर कोल्ड। ओके, क्लियर हो गया? क्लॉसियस स्टेटमेंट, परफेक्ट रेफ्रिजरेटर बनाना पॉसिबल नहीं है। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? जैसे इंजन्स के लिए तो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी कैसे डिफाइन की थी हम लोगों ने? वर्क आउटपुट डिवाइड बाय पॉजिटिव हीट इनपुट। अब रेफ्रिजरेटर में हमारा डिजायरेबल क्या है? क्यूसी जितना अच्छा उतना, जितना ज्यादा उतना अच्छा है ना हमारे लिए, सब्जियों से जितनी ज्यादा हीट खींचे उतना अच्छा है हमारे लिए। तो डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा रेफ्रिजरेटर में? क्यूसी शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। और मेरा खर्चा क्या हो रहा है? जो बिजली खर्च हो रही है कंप्रेसर में, कंप्रेसर जब वर्क कर रहा है तो उसके लिए बिजली खर्च नहीं पड़ रही है ना हमको, तो कंप्रेसर का वर्क जितना कम हो उतना अच्छा है हमारे लिए। तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा हमारा? हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वर्क डन ऑन द हीट पंप। समझ गए कि नहीं? तो क्यूसी मॉड डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, क्यूसी को मॉड हटा भी दो तो दिक्कत नहीं यहाँ पे क्योंकि क्यूसी पॉजिटिव होगा, तो क्यूसी अपॉन वर्क इनपुट, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा। जान के इसको एफिशिएंसी नहीं बोलते क्योंकि एफिशिएंसी जब बोलते हैं तो 1 से छोटे नंबर्स के लिए यूज होता है एफिशिएंसी। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो आएगा तुम्हारा ग्रेटर देन 1 आता है। ठीक है, तो ठीक है, समझ गए कॉप का डेफिनेशन? ठीक है, कूलिंग मोड के अंदर ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। और हीटिंग मोड में क्या हो जाएगा? हीटिंग मोड में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? क्यूएच हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, राइट? हीटिंग मोड में क्या हो जाएगा? क्यूएच ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो हीट पंप के लिए द डिजायरेबल पार्ट इज द हीट सप्लाइड एट हायर टेम्परेचर, तो क्यूएच मॉड डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ हीट पंप हो जाएगा। हीट पंप यानी हीटिंग मोड में। क्लियर है सभी को? आया समझ में? तो अभी इसी के बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करो। क्या है क्वेश्चन? पढ़ो। अ सर्टेन रेफ्रिजरेटर हैज अ कॉप ऑफ 5.00। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 5 दे रखा है। व्हेन द रेफ्रिजरेटर इज रनिंग द पावर इनपुट इज 500 वाट, तो कंप्रेसर पे हम 500 जूल्स पर सेकंड के हिसाब से एनर्जी खर्च कर रहे हैं, यानी वर्क इनपुट कर रहे हैं इतना। सैंपल ऑफ वाटर ऑफ मास ऑफ 500 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट। इतना पानी रख दिया इतने टेम्परेचर पे। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फ्रीज द वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस? कितना टाइम लगेगा आइस बनने के लिए? एज्यूमिंग अदर पार्ट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर टू रिमेन एट सेम टेम्परेचर,
मतलब ये मानो कि बाकी जो फ्रिज है वो कुछ भी हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, कंप्रेसर जितना भी हीट सप्लाई कर रहा है सारा का सारा हमारा आइस बनाने में जा रहा है। ठीक है, तो अभी कितना टाइम लगेगा खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्राई, सोल्यूशन हाइड कर दे रहा हूं मैं, करो ट्राई। ठीक है, तो सिंपल ही है, देखो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, वाटर का जो हीट एब्जॉर्ब होगा तो वाटर का हीट कहाँ कहाँ पे जाएगा हम लोगों का, एक तो -20 से 0 डिग्री करने में हम लोगों का स्पेसिफिक हीट के हिसाब से हीट एब्जॉर्ब होगा, राइट, यानी हीट रिलीज होगा। और उसके अलावा फ्रीज होने के लिए, आइस बनने के लिए हमको ये हीट लगेगा, राइट, हीट यानी रिलीज होगा। तो टोटल हीट रिलीज कितना होगा, तो 500 ग्राम वाटर है तो 500 इंटू 1 इंटू 20, समझ गए, ms डेल्टा टी लगा दिया, कैलोरीज वाइज, कैलोरीज में काम कर रहे हैं हम लोग। तो इतना तो पानी को ठंडा करने के लिए 0 डिग्री, फिर बर्फ जमाने के लिए 500 इंटू 80, क्योंकि 80 कैलोरीज पर ग्राम होता है हम लोगों का, है ना। हाँ, तो थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये समझ में आया ना तुम लोगों को कि ये कितना हो गया हमारा, ये जो है हमारा 50,000 कैलोरीज बन गया, ठीक है, जितना पानी को बर्फ बनने के लिए जितना हीट उसको देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ऑफ परफॉर्मेंस क्या है मेरा, हीट सप्लाइड आई मीन हीट एक्सट्रैक्टेड डिवाइड बाय वर्क इनपुट, वो हमको 5 दिया हुआ है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा देखो जरा, तो इसका मतलब क्या है, अभी QL क्या हो जाएगा, 5 इंटू डब्ल्यू हो जाएगा, और इसको वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू पावर इंटू टाइम लिख सकता हूँ, इज इट नॉट, समझ गए कि नहीं, वर्क डन क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। तो बस तो इसका यूज करके अभी टाइम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, टाइम क्या आएगा, QL डिवाइड बाय 5 इंटू पावर, तो अब बस वैल्यूज डाल दी, 50,000 कैलोरीज इज इक्वल टू जूल में कन्वर्ट करना जरूरी है इसको, तो 4.186 जूल पर कैलोरी डिवाइड बाय 5 इंटू 500 वाट। तो सॉल्व करके मेरे पास कितना आ गया, 83.7 सेकंड्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, आया सभी को समझ में, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की बात करते हैं। तो थोड़ा इसको देखो क्या है ये, हाँ, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जो भी सिस्टम हम लोगों का है, क्या लिखा हम लोगों ने, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, in a reversible process the system undergoing the process can be returned to its initial condition along the same path on a PV diagram, and every point along this path is an equilibrium state, pressure and temperature of gas can be defined। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैंने किसी गैस में अचानक कहीं पे एक्सप्लोजन कर दिया या अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर दी, तो वो उस एनर्जी को मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बात समझ आ रही है कि नहीं। अचानक से मान लो कहीं धमाका कर दिया, सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी दे दिया, सारी की सारी गैस का सेम टेम्परेचर एकदम से नहीं आएगा, उसमें थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लगेगा, इज इट नॉट। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर धमाका हम पूछें कि भाई गैस का टेम्परेचर क्या, तो इट्स नॉट डिफाइंड। तो इस तरह की प्रोसेस इरिवर्सिबल है, समझ में आई बात की नहीं। या फिर सडनली मैंने पिस्टन को रिलीज कर दिया, कोई पिस्टन था, पिस्टन को सडनली रिलीज कर दिया, तो जो पार्टिकल्स पिस्टन के टच में थे उनको तो इमीडिएटली पता चल गया कि पिस्टन रिलीज हो चुका है, लेकिन उससे 1 किलोमीटर दूर पार्टिकल के पास जो ये इन्फॉर्मेशन जाने में कुछ टाइम लगेगा, इज इट नॉट। तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट प्रेशर ऑफ द गैस ड्यूरिंग दैट टाइम। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि रिवर्सिबल रहे कोई प्रोसेस, यानी वेल डिफाइंड स्टेट रहे, तो हीट जो है dq बाई dq सप्लाई करोगे। मान लो कुछ है टेम्परेचर, उसमें थोड़ा सा dq हीट डाल दिया, तो कह सकते हैं टेम्परेचर गैस का ऑलमोस्ट वही है, इज इट नॉट। फिर dq सप्लाई किया, तो हर एक स्टेट जो है इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, थोड़ा थोड़ा करके हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको फिर हम पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि पीवी डायग्राम में तो गैस के प्रेशर की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो इसीलिए प्रोसेस को रिवर्सिबल होने के लिए क्या है, ऑल हीट ट्रांसफर शुड अकर अक्रॉस इनफाइनेटसिमल टेम्परेचर डिफरेंसेस। टेम्परेचर डिफरेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए हीट ट्रांसफर जब भी हो रहा है, ठीक है। ऑल पिस्टन मूवमेंट शुड बी इनफाइनेटसिमली स्लो, पिस्टन जो है बहुत धीमे धीमे मूव होना चाहिए, सडन पिस्टन मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए, यानी एक्सेलरेशन। एंड देयर शुड बी नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब हम कहेंगे कि हमारी जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि फ्री एक्सपेंशन जो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस क्यों है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल सी बात है, तो बहुत ध्यान से सुनना। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि हमारा जो सिस्टम है वापस इनिशियल स्टेट पे वापस आ गया, और सराउंडिंग में भी कोई चेंज नहीं हुई, सराउंडिंग भी हमारी उसी स्टेट में वापस आ गई। तो डीक्यू हीट अगर हम दे रहे हो तो वो रिवर्सिबल क्यों, डीक्यू हीट अगर हमने दे दी रैंडमली, थोड़ी सी हीट इसके अंदर चली गई, तो रैंडमली इससे थोड़ी सी हीट सराउंडिंग में आ जाएगी, हम बोल सकते हैं कि इट इज रिवर्सिबल इन दैट सेंस कि देयर इज नो चेंज इन सराउंडिंग एंड देयर इज नो चेंज इन सिस्टम प्रैक्टिकली, ठीक है। अब मान लो मेरे पास फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है, तो लेट अस इमेजिन दैट अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रीली बाय पंक्चरिंग द मेम्ब्रेन एज शोन। तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये लॉक्ड पिस्टन है और इधर वैक्यूम है, जैसे कल देखा था हम लोगों ने फ्री एक्सपेंशन के लिए। अब इस मेम्ब्रेन को मैंने पंक्चर कर दिया, ठीक है।
ठीक है। सब नाउ सपोज वी विश टू रिस्टोर द गैस टू इनिशियल कंडीशंस, यानी सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पे हमें इसको रिस्टोर करना है। तो अभी क्या होगा, मेम्ब्रेन को पंक्चर कर दिया तो सारी गैस पूरे रीजन में फैल गई, ऊपर वैक्यूम जहां था वहां पर भी हमारे पार्टिकल्स आ गए। अब मान लो इसको मैं वापस लेके आना चाहता हूँ ओरिजिनल वॉल्यूम पे ही, तो अब ये देखेंगे क्या ये पॉसिबल है हमारा क्या कहते हैं कि सराउंडिंग में भी कोई चेंज ना और गैस भी हमारी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए, इज इट पॉसिबल और नॉट। तो उसी चीज को एनालाइज करें, ठीक है। तो वी वांट टू रिस्टोर इट टू सेम वॉल्यूम एज वेल एज सेम टेम्परेचर। तो फर्स्ट हमको क्या करना होगा, हमको गैस को कंप्रेस करना पड़ेगा बाय प्रेसिंग द पिस्टन। तो पिस्टन को हम धक्का देंगे तो गैस कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में सराउंडिंग को वर्क करना पड़ेगा, इज इट नॉट, ठीक है। हियर सराउंडिंग्स इज एक्सपैंडिंग ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी एंड सम एजेंसी इन द सराउंडिंग वुड बी डूइंग द वर्क, ठीक है। तो सराउंडिंग हमारी एक्सपैंड हो रही है, जब ये पिस्टन को धक्का दे रहे हो तो सराउंडिंग एक्सपैंड हो रही है और कोई एजेंट है सराउंडिंग में जो इसको धक्का देने के लिए वर्क कर रहा है, ओके। तो एक्सपेंडिंग ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी, तो ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी स्पेंड हो रही है हमारी, ठीक है। सम एजेंसी इन द सराउंडिंग वुड बी डूइंग द वर्क। नाउ अपॉन कंप्रेसिंग द गैस विल गेट हीटेड अप एंड टू रिस्टोर इट्स टेम्परेचर इट शुड लूज हीट टू द सराउंडिंग और रिलीज अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी। आप इसको जब कंप्रेस कर दोगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन चल रहा है, तो इस गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब सेम टेम्परेचर पे वापस लेके आना है तो इस गैस को जो है सराउंडिंग के अंदर हमको कुछ हीट रिलीज करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब तो इसने ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी की और रिजेक्ट अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी रिजेक्ट की। तो क्या सराउंडिंग सेम स्टेट में वापस आई? नहीं आई। इस सेंस में इरिवर्सिबल है ये प्रोसेस, ठीक है, कि सिस्टम तो वापस सेम स्टेट में आ गया बट आफ्टर मेकिंग सम चेंजेस टू आफ्टर मेकिंग सम परमानेंट चेंजेस टू द सराउंडिंग्स। समझ में आई बात की नहीं? तो क्या लिखा हम लोगों ने, हाँ, इट शुड नाउ लूज हीट टू द सराउंडिंग एज और release unorganized energy. Thus, once again, we are making changes to the surroundings. The overall effect is that organized energy from surroundings is converted to unorganized energy. Overall अगर हम देखें तो गैस तो वापस उस जगह पे आ गई, लेकिन सराउंडिंग की कुछ ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी जो वो अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, इज इट नॉट? वन माइट फर्दर इमेजिन दैट हीट लिबरेटेड फ्रॉम द गैस, हाँ, तो क्या लिखा, वन कुड फर्दर इमेजिन दैट हीट लिबरेटेड from the gas could be used to power engine providing the work to compress the gas. आप कोई सोच सकता है कि भाई जो इसने हीट रिलीज की है, हम ये बोलें कि जो सराउंडिंग ने वर्क किया था वो इसी हीट से ड्रॉ हो जाए, इसी हीट से ड्रिवन हो जाए। जो हीट रिलीज की है वो जो इंजन इसको वापस इस स्टेट में ला रहा है उसको इसी हीट से हम लोग प्रोवाइड कर दें। तो लेकिन हमें पता है 100% एफिशिएंसी का तो पॉसिबल नहीं है इंजन, तो भी कुछ ना कुछ हीट तो रिजेक्ट होगी, इज इट नॉट? तो ये पॉसिबल नहीं है कि जितना भी वर्क किया सराउंडिंग ने वो सारा का सारा वर्क इसी रिलीज हीट के एक्सपेंस पे आ सके। समझ में आई बात की नहीं? सेकंड लॉ वायलेट हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। However, 100% of this heat can't be converted to work without rejecting some heat to the reservoir at a colder temperature. Clausius statement. Thus, there is एक मिनट, this is not Clausius statement, it should be Kelvin Planck statement. ठीक है, ये ठीक कर लो अपने नोट्स में, यहाँ पे एनोटेटर के अंदर मैं नहीं कन्वर्ट कर पाऊंगा, बट इट शुड बी Kelvin Planck statement, ठीक है, क्योंकि इंजन की बात हो रही है। Thus, there is a net effect on the surroundings and hence the process is irreversible. ठीक है, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? सराउंडिंग के अंदर हमारे ऊपर नेट कुछ ना कुछ चेंज हम लोगों का बाकी रह गया, पूरी तरह से हमारा सिस्टम और सराउंडिंग दोनों वापस ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर नहीं हो पाए। आगे क्या लिखा हम लोगों ने, ये ठीक कर लिया ना नोट्स में, दिस शुड बी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, नॉट क्लॉसियस स्टेटमेंट। इंजन की जो स्टेटमेंट है वो केल्विन प्लैंक है। Thus there is a net effect on surroundings and hence the process is irreversible. आगे क्या लिखा, ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन वी कांट टॉक अबाउट प्रेशर ऑफ द गैस अंटिल न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू रैंडम चेंजेस अकरिंग इन द सिस्टम। तो स्टेट डिफाइंड ही नहीं है फ्री एक्सपेंशन के दौरान, फ्री एक्सपेंशन हो चुका उसके बाद स्टेट डिफाइंड है। इनफैक्ट वैक्यूम साइड प्रेशर इज जीरो, अगर वैक्यूम में देखोगे तो प्रेशर जीरो है। दस इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कांट बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ पीवी डायग्राम। प्रेशर डिफाइंड ही नहीं है तो फिर तो पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकता, इसका मतलब है ना। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा होता, धीमे धीमे चेंज हो रहा था, तो हम बोलते हैं हर एक स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो वी कुड ड्रॉ कॉन्टिन्यूअस कर्व कि इन स्टेट्स के थ्रू हमारा सिस्टम जा रहा है। आई बात समझ में? ऑल प्रैक्टिकल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल, सॉरी, ऑल प्रैक्टिकल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस नाम की चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक आइडियलाइजेशन है, जैसे मासलेस पुली एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसे ही परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस कोई भी होती ही नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ऑल प्रैक्टिकल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, हाउएवर if a process occurs very slowly we can approximately say that it is reversible। क्योंकि अगर जीरो टेम्परेचर डिफरेंस के अक्रॉस तुम्हें हीट सप्लाई करनी है या नेग्लिजिबल टेम्परेचर डिफरेंस के अक्रॉस हीट सप्लाई करनी है, तो रेट ऑफ हीट सप्लाई विल बिकम सो स्मॉल कि वो इंजन जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में तक ऑपरेट करेगा, तब जाके थोड़ा सा वर्क जनरेट होगा, इज इट नॉट? तो इसलिए प्रैक्टिकली कोई भी प्रोसेस जो है वो
रिवर्सिबल होती ही नहीं है, सब चीज इरिवर्सिबल ही होती है यूनिवर्स में, ठीक है। ओके, इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी जो कि ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है इनटू इंटरनल एनर्जी विच इज थर्मल एनर्जी। इंटरनल फ्रिक्शन होगा तो ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी, पिस्टन का जो मूवमेंट है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी, ठीक है। ओके, दिस इफेक्ट कांट बी रिवर्स कंप्लीटली एंड देयरफॉर इट इज इरिवर्सिबल। एक बार अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी बन गई तो ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी को 100% ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है हमारा, ठीक है। तो इसलिए ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्नोट इंजन। एक्चुअली इट्स सपोज टू बी कार्नो इंजन, ठीक है। फ्रेंच में ये टी जो है साइलेंट है, कार्नो इंजन बोलते हैं इसको। तो कार्नो इंजन क्या है, ये एक खास तरह की साइकिल है जो स्पेशल इंटरेस्ट की, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है हम लोगों को। कार्नो इंजन जो है तो है क्या, इट इज अ साइक्लिक इंजन कंप्राइजिंग ऑफ 2 आइसोथर्मल कर्व्स एंड 2 एडियाबैटिक कर्व्स। तो हमने एक साइकिल बनाई, ये क्या मेरा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और फिर उसके बाद ये क्या मेरा ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसके बाद फिर क्या है ये आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, और उसके बाद ये क्या मेरा एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो कार्नो साइकिल समझ में आया क्या है हमारा, 2 एडियाबैट्स और दो आइसोथर्म से हमारी कंप्लीट साइकिल जनरेट हो गई। अब इसमें हीट सप्लाई कहां पे होगी, तो तुम्हें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस की तो डेफिनेशन ही यही है कि उसके अंदर कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, राइट। तो एडियाबैट्स के अंदर तो हीट सप्लाई हो नहीं रही है, तो हीट जो पॉजिटिव हीट जा रही है वो हाई टेम्परेचर पे ये पॉजिटिव हीट ले रहा है और लो टेम्परेचर पे ये हीट को रिजेक्ट कर दे रहा है, समझ गए। और इस प्रोसेस में ये कुछ वर्क कर रहा होगा। बाय द वे वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा, एरिया एनक्लोज्ड इन द साइकिल के बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क डन इन द साइकिल। क्योंकि तुम्हें पता पीवी डायग्राम के नीचे का जो एरिया होता है वो वर्क को रिप्रेजेंट करता है ना। तो जब एक्सपेंशन हो रहा है तब तो वर्क डन पॉजिटिव है, तो देख सकते हो 1 से लेके 3 तक तो एक्सपेंशन ही होते जा रहा है, तो 1 से 3 तक तो हमारा पॉजिटिव वर्क डन है, राइट। तो ये जो एरिया आ जाएगा हमारा, जो जितना भी 1 से 3 तक ये जितना एरिया आएगा ये मेरा पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, इज इट नॉट। और फिर उसके बाद 3 से वापस जब 1 पे जा रहे हो तो ये नेगेटिव वर्क होगा, तो ये वाला जो एरिया इतना एरिया ये मेरा नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो अब पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया का सुपरपोजिशन देखोगे तो बचेगा क्या, तुम्हारे पास एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल बचेगा, इज इट नॉट। समझ में आई बात की नहीं। तो वर्क डन क्या होता है हमारा इंजन साइकिल के अंदर, जो भी एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल होता है। एंड ऑब्वियसली क्लॉकवाइज साइकिल होगी तो भी तभी पॉजिटिव वर्क होगा, इज इट नॉट। क्लॉकवाइज साइकिल होगी तो एक्सपेंशन वर्क जो है ऊपर होगा और कंप्रेशन वर्क नीचे होगा, इज इट नॉट। और एक्सपेंशन वर्क बड़ा होना चाहिए कंप्रेशन वर्क से, तभी तो नेटवर्क पॉजिटिव होगा। तो क्लॉकवाइज साइकिल्स जो होती है इंजन साइकिल्स होती हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स होती हैं वो हमारी रेफ्रिजरेशन या हीट पंप साइकिल्स होती हैं, ठीक है। पीवी डायग्राम पे ये आगे लिखा हुआ है नोट्स में, तो ठीक है। तो ये हमारी कार्नो साइकिल है। अब इसको हम अचीव कैसे करते हैं, तो देखो अगर हम दिमाग में मॉडल बिठाना चाहे कार्नो साइकिल तो क्या करेंगे, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है मेरे पास, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अब इसके अंदर कोई गैस है, तो इस गैस को मैंने क्या किया, कोई एनर्जी सोर्स है हाई टेम्परेचर पे, मान लो बॉइलिंग वाटर फॉर एग्जांपल सोच सकते हो, बॉइलिंग वाटर के टच में इसको रख दिया मैंने पिस्टन को, पिस्टन गैस अरेंजमेंट को। तो अभी क्या होगा, बॉइलिंग वाटर से गैस जो है कुछ हीट एब्जॉर्ब करती जाएगी और पिस्टन को धकेलेगी बाहर की तरफ। तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रोसेस जो है अभी हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन चल रहा है, समझ गया कि नहीं। ओके, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। अब उसके बाद जब गैस सफिशिएंटली एक्सपैंड हो गई उसके बाद फिर क्या है, अभी हमने यहाँ पे इंसुलेट कर दिया, तो हीट ट्रांसफर अभी बंद हो गया और अभी पिस्टन मेरा बाहर की तरफ मूव करते जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो पहले हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद फिर क्या किया हमने, अब इसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को एक ठंडे रिजर्वायर में भी मेल्टिंग आइस के सोच लो टच में रख दिया। मेल्टिंग आइस के टच में रख दिया तो यहाँ पे अभी गैस जो मेरी एक्सपैंड होके, सॉरी गैस जो हीट लूज करके ये अभी पिस्टन अंदर की तरफ कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। गैस ठंडी होगी तो पिस्टन अंदर मूव करना शुरू कर देगा। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर पिस्टन को और फर्दर अंदर धक्का दे दिया, तो फिर ये अभी फिर इंसुलेट करके धक्का दे दिया अंदर, तो अभी कोई हीट ट्रांसफर फिर नहीं हो रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, एडियाबैटिक कंप्रेशन, समझ गए। तो एडियाबैटिक, सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये हमारा कार्नो साइकिल है। समझ गए किस तरह से अचीव हो रहा है कार्नो साइकिल, क्लियर है क्या हो रहा है, समझ में आया ना, फिजिक्स किस तरह से चल रही है इसकी। ओके, और रिवर्स कार्नो साइकिल क्या हो जाएगा, उसको हम कार्नो रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं। उल्टा अगर कार्नो चला दें तो ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा मेरा साइकिल, दिख रहा है। हर प्रोसेस को रिवर्स कर दूं तो ये मेरा कार्नो रेफ्रिजरेटर बन जाएगा। कार्नो रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, तो ऊपर में तुम्हारा क्या, नीचे में देखो ये हमारा क्या आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, यहाँ पे 2 से 3 मेरा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। इसमें क्या होगा, ठंडा ये वेजिटेबल वाली साइड है जिससे हीट एब्जॉर्ब कर रही होगी गैस हमारी, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, ये हमारा फिर ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है, उसके बाद फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और उसके बाद फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो वही साइकिल है, जस्ट हमने उल्टी डायरेक्शन में चला रखी है। ओके, तो ये हमारा कार्नो रेफ्रिजरेटर बन गया।
ठीक है, तो क्या लिखा, कार्नो साइकिल डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियस सेक्शन इज कंप्लीटली रिवर्सिबल, दस ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन इट कैन बी रिवर्स्ड, इन विच केस इट बिकम्स द कार्नो रेफ्रिजरेशन साइकिल. ओके, द साइकिल रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम एक्सेप्ट दैट ऑल हीट एंड वर्क इंटरैक्शंस आर रिवर्स. तो जहां पे उधर हीट इनपुट हो रही थी, यहाँ पे उतनी हीट आउटपुट हो रही होगी, जहां पे वहां पे वर्क आउटपुट हो रहा था उतना वर्क यहाँ पे इनपुट हो रहा. तो हर चीज का साइन रिवर्स हो गया. समझ गए कि नहीं? उल्टा चला दिया साइकिल को तो डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, हर जगह पे हर प्रोसेस में साइंस जस्ट रिवर्स हो गए. ओके, ठीक है. Thus here a heat QL is absorbed from low temperature reservoir and QH is rejected to reservoir at higher temperature with help of a work input. क्लियर हुई बात? समझ में आया सभी को? ठीक है. तो इसके बाद फिर कार्नो की एक थ्योरम है. कार्नो ने क्या बोला? कार्नो ने बोला कि मेरा जो इंजन है, यानी दो आइसोथर्म्स और दो एडियावाट से मिला के मैंने जो इंजन बनाया है, इस इंजन से ज्यादा एफिशिएंट इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है, थियोरेटिकली इम्पॉसिबल है. कार्नो का ये क्लेम है. क्या है कार्नो थ्योरम? देखो क्या लिखा हमने, नो रियल इंजन. रियल इंजन है तो मतलब ऑब्वियसली इरिवर्सिबल इंजन है, ठीक है, क्योंकि हर प्रोसेस तो इरिवर्सिबल ही होती है इन प्रैक्टिस. तो नो रियल इंजन operating between two reservoirs can be more efficient than a Carnot engine operating between the same temperature, same two reservoirs. कोई भी इंजन कार्नो इंजन से ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता है अगर सेम टेम्परेचर्स के बीच में ऑपरेट कर रहा है, यानी सेम हॉट रिजर्वायर से हीट ले रहा है और सेम कोल्ड रिजर्वायर को हीट रिजेक्ट कर रहा है. तो कार्नो से ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता है. ओके, अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? वी कैन प्रूव दिस बाय शोइंग दैट इफ सच एन इंजन वर पॉसिबल, we will be able to contradict the Clausius statement of second law by clubbing such an engine with reverse Carnot engine या फिर Carnot heat pump. तो अब इस बात को अभी ध्यान से समझना, इसको हम कैसे वायलेट कर सकते हैं. अगर ऐसा इंजन, अगर कार्नो से ज्यादा एफिशिएंट इंजन पॉसिबल हो गया तो हमारी सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट वायलेट हो जाएगी. कौन सी? क्लॉसियस स्टेटमेंट. हमारे पास परफेक्ट रेफ्रिजरेटर बन जाएगा. ये मैं दिखाने वाला हूं, अभी दिखाया नहीं है, मैं इसको दिखाने वाला हूं कि अगर कार्नो से ज्यादा एफिशिएंट बन गया मेरा इंजन तो आई विल बी एबल टू जनरेट अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर. वो कैसे? तो सोचो, ये मेरा सुपर इंजन है, लेट अस से लेफ्ट साइड पे जो है ये मेरा सुपर इंजन है. लेट मी जस्ट जूम इट अ लिटिल बिट. इसको थोड़ा सा, अच्छा जूम यहां से करना पड़ेगा मुझे, जस्ट 1 सेकेंड. इसको थोड़ा सा जूम करके सेंटर कर लेता हूं. सब लोग ध्यान से देखो अभी यहाँ पे. एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन. तो यहां पे क्या है मेरे पास, ये मेरा सुपर इंजन है जो कार्नो से ज्यादा एफिशिएंट है, ये सुपर इंजन. तो मैं क्या करता हूं, इस इंजन से वर्क आउटपुट लेके कार्नो रेफ्रिजरेटर में दे देता हूं, कार्नो हीट पंप में या कार्नो रेफ्रिजरेटर में दे देता हूं. और मैंने उस हीट पंप को कैसे डिजाइन किया है कि जितना मेरा सुपर इंजन का वर्क आउटपुट है एग्जैक्टली उतना वर्क वो एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, सुपर इंजन का जितना भी वर्क आउटपुट है मेरा कार्नो रेफ्रिजरेटर एग्जैक्टली उतना वर्क एब्जॉर्ब कर लेता है. अब क्योंकि ये सुपर इंजन कार्नो से ज्यादा एफिशिएंट है तो इसलिए ये कार्नो इंजन जितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा उससे कम हीट एब्जॉर्ब करके सेम वर्क आउटपुट दे रहा होगा. इज इट नॉट? क्योंकि अगर ज्यादा एफिशिएंट है इसका मतलब क्या, सेम वर्क आउटपुट के लिए कार्नो इंजन से कम हीट में उतना वर्क जनरेट कर रहा होगा. और कार्नो रेफ्रिजरेटर या कार्नो हीट पंप है, ये कुछ हीट रिजेक्ट कर रहा होगा रिजर्वायर पे, जिसको मैंने QHC बोला. QHC क्या होगा, जितना कार्नोट इंजन हीट लेने वाला था उतना ही अभी रिजेक्ट करेगी. कार्नो रेफ्रिजरेटर. समझ में आ रही बात की नहीं? तो क्योंकि ये इंजन कार्नो से ज्यादा एफिशिएंट है मेरा, ये वाला हीट इंजन जो है कार्नो से ज्यादा एफिशिएंट इंजन है मेरा लेफ्ट वाला, तो इसका QH जो है वो QH कार्नोट से छोटा होगा. इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? अगर कार्नोट इंजन होता तो वो QH कुछ QHC अब्सॉर्ब करता ना, लेकिन कार्नोट से ज्यादा एफिशिएंट इंजन है ये, तो ये कम हीट में उतना ही वर्क दे रहा होगा. तो इसका मतलब क्या है, ये जो QH है, अब कार्नोट रेफ्रिजरेटर तो भाई कार्नोट इंजन को ही तो रिवर्स करके लगाया है, तो कार्नो इंजन को रिवर्स करके लगाया तो QHC मेरा रिजेक्ट हो रहा है यहां से, है ना. तो QHC इज ग्रेटर देन QH. तो ओवरऑल इस ब्लैक बॉक्स को मैं देखूं तो इसका इफेक्ट ओवरऑल क्या हो रहा है, इसके अंदर जितना वर्क जनरेट हो उतना एब्जॉर्ब हो गया. तो वर्क तो कोई एक्सटर्नल कुछ लग नहीं रहा है. इस पूरे ब्लैक बॉक्स मशीन को मैं देखूं तो बाहर से कोई वर्क देने की जरूरत नहीं पड़ रही. और ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है इसका कि ओवरऑल हॉट रिजर्वायर के अंदर हीट इनपुट हो रही है. इज इट नॉट? नेट हीट हॉट रिजर्वायर के अंदर जा रही है तो वो कहां से आ रही है, वर्क तो इनपुट कहीं से किया नहीं, तो वो सारी की सारी हीट जो है कोल्ड रिजर्वायर से आ रही है और हॉट रिजर्वायर को जा रही है. आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो गया हमारा, इस तरह से अगर हम देखें वर्क्स को मैच कर दिया तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आ गया, ये नीचे वाली फिगर में देख सकते हो. तो QH जो आया है वो क्या है,
क्यू एच कार नॉट माइनस क्यू एच के बराबर इतनी हीट ऊपर जा रही है और इतनी हीट नीचे से एब्जॉर्ब हो रही है। समझ में आई बात की नहीं? तो अब ये तो वायलेट हो गया ना। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है? ऐसा कोई मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसका सोल इफेक्ट क्या हो, साइकिल में चल रही हो और लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेके हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे रिजेक्ट कर रही हो। तो बन गई ना ऐसी मशीन। समझ में आई बात की नहीं? तो इसीलिए कारनॉट से ज्यादा एफिशिएंट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। नहीं तो अगर बन गया तो कारनॉट के हीट पंप के साथ उसको क्लब करके मैं सेकेंड लॉ वायलेट कर दूंगा, क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो क्या लिखा, इसी को पढ़ देता हूं फॉर्मली। तो लेट अस क्लब सच ए सुपर इंजन विद कारनॉट हीट पंप which absorbs a work which exactly matches the work output of the super engine. Now since the super engine is more efficient than the Carnot engine, it absorbs less heat than a Carnot engine to produce the same amount of work. तो QH जो है मेरा QHC से छोटा है, इसका मतलब thus the combined effect of the coupled device is to pump a heat QHC minus QH, ठीक है, from a reservoir at lower temperature to a reservoir at higher temperature without any work input in the, ठीक है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, the coupled device is to pump heat QHC minus QH from a reservoir at lower temperature to a reservoir at higher temperature without any work input, which is in violation of Clausius statement. इसलिए कार्नो से ज्यादा एफिशिएंट इंजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ओके। फिर कार्नो का सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, वो तो कार्नोट थ्योरम हो गई हमारी, ठीक है। अब एक और प्रिंसिपल है कार्नोट का। कार्नोट का सेकेंड प्रिंसिपल क्या है कि अगर दो रिवर्सिबल इंजन हैं, पहले तो था इरिवर्सिबल इंजन के बारे में, अब क्या बोल रहा है, रिवर्सिबल इंजन। अगर दो रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट कर रहे हैं सेम टेम्परेचर के बीच में, तो उन दोनों की जो एफिशिएंसी होगी वो सेम होगी एग्जैक्टली। ऐसा नहीं हो सकता कि एक की ज्यादा और एक की कम हो। अगर दो रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव वर्किंग फ्लूइड, जैसे मैं कार्नो इंजन तो किसी भी फ्लूइड के साथ बना सकता हूँ ना। मैं चाहूं तो कार्नो इंजन को स्टीम पे ऑपरेट करूं, वाटर बेस्ड बना सकता हूं, है ना। मैं चाहूं तो अमोनिया बेस्ड बना सकता हूं, मैं चाहूं तो नाइट्रोजन यूज कर सकता हूं, हाइड्रोजन यूज कर सकता हूं। एंड व्हाई ओनली गैसेस, आई कैन कुड यूज सॉलिड्स आल्सो। रबर का आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर दिया, रबर का आइसोथर्मल कंप्रेशन कर दिया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो रबर का भी कर सकते हो, इज इट नॉट। थर्मोकोल से बना लो, किसी भी सब्सटेंस से कार्नो इंजन तो बना सकते हो, इज इट नॉट। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो किसी भी सब्सटेंस का हम कर सकते हैं। तो कार्नो क्या बोलता है, कार्नो बोलता है कि इट डज नॉट मैटर, तुम अपना कार्नो इंजन रबर से चलाओ, अमोनिया से चलाओ, वाटर से चलाओ, किसी भी सब्सटेंस से चलाओ, सारे के सारे कार्नो इंजन की एफिशिएंसी या रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी सेम होगी। तो इसको कैसे प्रूव करोगे, वापस अगर एक की एफिशिएंसी दूसरे से ज्यादा है तो एक को सुपर इंजन बना दो और सेम तरह से वायलेट हो जाएगा तुम्हारा सेकंड लॉ। समझ में आई बात की नहीं? फिर से क्लॉसियस स्टेटमेंट वायलेट हो जाएगी। अगर किसी की एफिशिएंसी कार्नो से ज्यादा आ गई तो दूसरा कार्नो इंजन भी इससे ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता है, नहीं तो उसको सुपर इंजन बना देंगे हम लोग, ठीक है। नहीं समझ में आई बात, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्नो साइकिल को बहुत डिटेल में हम चीजें आगे करने वाले हैं। तो इसमें एक फैक्ट है जिसको पहले से ही प्रूव कर ले रहे हैं कि कार्नो साइकिल के अंदर हमारे वॉल्यूम रेशियोज क्या होते हैं। तो इट टर्न्स आउट VA अपॉन VB जो होगा वो VD बाई VC के बराबर होता है कार्नो साइकिल में, या फिर अदर वे राउंड बोलो VB बाई VA इज इक्वल टू VC बाई VD के बराबर होता है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, प्रूफ बहुत ही सिंपल है। तो तुम्हें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, TV टू द पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट होता है, बोलो TV टू द पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट होता है ना एडियाबैटिक प्रोसेस में, कल प्रूव किया था हम लोगों ने। तो दो ही टेम्परेचर हैं, यहाँ पे नीचे ये TL है और इधर TH है हमारा, ठीक है। और ये एडियाबैटिक प्रोसेस जो है B से C वाली, ये TH से TL तक एडियाबैटिक है, और ये भी A से D वाली या D से A बोले तो ये TL से TH तक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ में DA और BC जो मेरे एडियाबैट्स हैं, तो अभी मैं किसके लिए लगाया, देखो TL इंटू VD टू द पावर गामा माइनस 1, यानी D से A के बीच में लगा रहा हूँ। TL इंटू VD टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू TH इंटू VA टू द पावर गामा माइनस 1। ये समझ में आई इक्वेशन, D से A के बीच में एडियाबैटिक की पॉलीड्रॉप वाली जैसी इक्वेशन लगा दी, समझ में आया। इसी तरह से मैं B से C के बीच में भी इस तरह की इक्वेशन लिख सकता हूं, क्या, TL इंटू VC टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू TH इंटू VB टू द पावर गामा माइनस 1। ये भी लिख सकता हूं, बोलो, क्योंकि AB और CD तो आइसोथर्म्स ही है ना, तो टेम्परेचर तो सेम ही है A और B का, और C और D का आपस में सेम टेम्परेचर है। तो इक्वेशन 1 और 2 सबके लिए सेटल्ड हैं। समझ में आई बात की नहीं, बोलो। अब क्या करोगे, अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया हमारे पास, VC बाई VD इज इक्वल टू VB बाई VA। हमारा वॉल्यूम्स का रेशियो बराबर होगा, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम कार्नो की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो उसके लिए हमको ये वॉल्यूम रेशियोज की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सभी को क्लियर है वॉल्यूम रेशियोज, ठीक है। तो इसके बाद फिर कार्नो की एफिशिएंसी हम लोग डेराइव करेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं, ठीक है। थैंक यू।